नमस्कार साथियों। जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। पहले हम संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषता पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्रस्तावना और प्रस्तावना से जुड़े हुए प्रमुख वाद वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम रीट के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक रीट के साथ ही महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें और बेल घंटी पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं मूल अधिकार से। देखिए, मूल अधिकार का क्या अर्थ होता है। मूल अधिकार यानी कि वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने हेतु आवश्यक होते हैं। यानी हमें किसी राष्ट्र में रहते हुए जो अधिकार राइट्स प्राप्त होते हैं जो कि हमारे लिए जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं पर रहने बसने और अभिव्यक्ति, इन सभी के लिए हमें जो अधिकार राइट्स मिले होते हैं उन्हीं को हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों कहते हैं और इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो साथियों, ये हमारे जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और हमें दैनिक कार्यकलापों में और दैनिक जीवन में हमें ये राइट्स मिले होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मूल अधिकार का जो इतिहास जाने कि सबसे पहले ये प्राचीन समय में इनको प्राकृतिक अधिकार कहते थे और बाद में वर्तमान में आज के समय में जब इन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तो वे वैधानिक या विधिक प्रकार विधिक अधिकार कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ का इतिहास के बारे में जाने तो सबसे पहले 1512 में ब्रिटेन के राजा साइमन जॉन, ब्रिटेन के राजा थे जो कि साइमन जॉन थे उस समय, और 1215 में लगभग 1215 ईस्वी में इनके द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र दिए गए जिसे मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में सबसे पहले जो साइमन राजा के द्वारा जो मूल अधिकार लाए गए उनको नागरिकों को प्राप्त दिए किए गए। तो इन्हीं को हम जो ब्रिटेन में सबसे पहले इनको लाया गया था, नागरिक के तहत नागरिकों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण अधिकार को लाया गया था। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन का संविधान देखिए तो अलिखित संविधान कहलाता है। उसके बाद में देखिए जो विकास धीरे धीरे जो मूल अधिकार का जो विकास या हम कह सकते हैं इसका इतिहास कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन में हम देखते हैं कि साइमन राजा ने नागरिकों को अधिकार पत्र दे दिए गए जिन्हें मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि अब हम चलते हैं फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के अंतर्गत 1789 में एक क्रांति हुई और वह क्रांति थी अधिकारों की मांग के लिए कि हमें भी हमारे राइट्स चाहिए, हमें भी इस प्रकार के अधिकार चाहिए। क्योंकि देखिए जो राजतंत्र होता था जो उसमें क्या हुआ होता था कि हमें कुछ जो हमें ज़रूरत होती थी वो हमारे राइट्स बंधे हुए होते थे। यानी कि जो राजा जो कहता था वही हमें करना होता था। यानी कि अगर राजा का आदेश होता था कि आपको कहीं नहीं जाना तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता था, घर के अंदर ही चार दीवारी में कैद रहना पड़ता था, व्यापार भी नहीं कर सकते थे हम, स्वतंत्र बोल भी नहीं सकते थे। तो ये सारे जो अधिकारों की इन्हीं अधिकारों की मांग के लिए फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसे ही फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं और 1789 में यह क्रांति हुई अधिकारों की मांग हेतु। तो आइए अगला हम देखते हैं कि यूएसए यानी कि अमेरिका के अंतर्गत देखिए तो प्रथम 1787 में प्रथम लिखित संविधान तथा निर्मित संविधान, प्रथम लिखित व निर्मित अधिकार दिए गए और अमेरिका में 1791 के तहत संविधान के माध्यम से मूल अधिकार दिए गए। तो संविधान के आधार पर अगर मूल अधिकार दिए गए तो सबसे पहले यूएसए में, अमेरिका में दिए गए 1791 में। संविधान के माध्यम से अगर मूल अधिकार दिए गए तो 1791 में अमेरिका के अंतर्गत, जबकि सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो है वह जिसे हम ब्रिटेन के राजा साइमन द्वारा लाया गया था। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार को हम एक विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, मूल अधिकार का जन्म जो है 1215 में ब्रिटेन में हुआ है। 1215 के अधिकार पत्र को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
1789 में स्वतंत्रता, देखिए 1789 में जो फ्रांस में जो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को लेकर जो क्रांति होती है, के अधिकारों की मांग को लेकर फ्रांस में क्रांति हुई। तो इसी कारण जो है आज भी इसी के कारण हमारे जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाईचारे को भी जगह दी गई है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1787 में निर्मित अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, परंतु 1789 में इस संविधान में संशोधन करते हुए नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। देखिए जो सर्वप्रथम 1787 में जो कांग्रेस का जो अमेरिका के अंतर्गत जो कांग्रेस द्वारा जो संविधान बना, उसमें जो मूल अधिकार नहीं थे, परंतु क्या हुआ कि 1791 में इन अधिकारों में संविधान में संशोधित करते हुए जो नागरिकों को मूल अधिकार राइट्स दिए गए। अतः अमेरिका विश्व का पहला देश है। इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसे संविधान के माध्यम से नागरिकों को मूल अधिकार दिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले संविधान के आधार पर, किसके आधार पर, तो संविधान के आधार पर कौन किस देश ने फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार दिए, तो अमेरिका ने। जबकि सबसे पहले मूल अधिकारों को जन्म जो ब्रिटेन में हुआ माना जाता है। और वही अगर फ्रांस में जो क्रांति होती है 1789 को लेकर, तो उसमें स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व को लेकर जो क्रांति होती है, जो जिसमें मूल अधिकारों की मांग होती है। देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की तथा विश्वव्यापी घोषणा की। इसी कारण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948 को, वह जो हमारे जो राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, मूल अधिकार जो दिए गए, उन्हीं के आधार पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा करी। तो भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत 1885 से मानी जाती है। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में किस प्रकार मूल अधिकार आएंगे, किस प्रकार मूल अधिकारों हमें दिए जाएंगे, या किस प्रकार जो मूल अधिकार का इतिहास बनेगा। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखिए भारत में अनेक आंदोलन होते हैं। उसमें से सर्वप्रथम देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, जबकि इसको 1922 में स्थगित कर दिया था। ये सभी जो आंदोलन थे, ये आंदोलन क्यों उपजते थे, क्योंकि जो हमारे राइट्स, हमें अधिकार नहीं दिए जाते थे कि हम जो थे किसी के अधीन थे, यानी कि जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें जो वह कहते थे वही हमें करना पड़ता था, यानी कि हमारे हाथ भी बंधे हुए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे कि हम कोई भी खुल के या किसी चीज़ का समर्थन कर सके या किसी चीज़ को प्राप्त कर सके, या हम स्वतंत्र रूप से आज़ाद नहीं थे। तो इसी प्रकार जो ये समय समय पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसी कारण हुए थे। तो 1985 से हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जो दौर है वो शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन होता है और फिर स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में, और फिर स्वराज आंदोलन होता है 1916 में, होम रूल आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में। 1920 में जो 1919 में जो है वह खिलाफत आंदोलन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन में कहीं ना कहीं इन आंदोलन में जो है मूल अधिकारों की बात नहीं थी, इसी कारण ये आंदोलन उपजे। देखिए भारत में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात करने वाले कौन थे, इम्पोर्टेंट है, भारत में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने 1895 के स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम भारत के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग करने वाले कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे। और 1895 में जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज की विधेयक की, सबसे पहले स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की बात कही। इसके बाद में देखिए जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता जाता है, वैसे उसी प्रकार श्रीमती एनसी बेसेंट भी अपने 1925 के कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र होता है उसमें मूल अधिकारों की बात करने की मांग उठाई। तो देखिए अब सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में एनसी बेसेंट आती है। उसके बाद में देखिए जब 1928 की बात है, जब नेहरू रिपोर्ट आती है, तो उसमें भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास माना जाता है और इसमें मूल अधिकारों भी शामिल किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 जो है हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में स्वराज विधेयक के अंतर्गत जो है वह मूल अधिकारों की मांग की। उसके बाद में श्रीमती एनसी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र कौन से, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र में मूल अधिकारों की मांग उठाई। उसके बाद में 1928 के अंतर्गत
नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों की बात कही गई। यहाँ तक कि इसके अंतर्गत मूल अधिकार को शामिल किया गया, क्योंकि उस समय भारतीयों को चैलेंज किया गया कि चलो आप अपना संविधान बनाइए। तो इसी प्रकार जो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें कही गई, जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों की बात आती है। तो क्वेश्चन उठेगा कि मूल अधिकारों की बात कब की मांग किस किस में शामिल की गई, नेहरू रिपोर्ट में या NC बेसेंट ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रकार देखिए, अब अगला क्रम हम चौथा क्रम देखते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में। देखिए अब देखिए, सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के 1931 व कराची अधिवेशन, जब कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है 1931वां अधिवेशन कहाँ होता है, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वह मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, तो कांग्रेस का 1931वां कराची अधिवेशन में। और इसी प्रस्ताव के आधार पर गांधी जी ने 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग की थी। देखिए अब हम आ गए गांधी जी पे। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग उठाई, उसके बाद में श्रीमती NC बेसेंट की एंट्री होती है। तीसरी बात हम नेहरू जी की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंतर्गत जो है वह मूल अधिकारों की मांग अपने घोषणा पत्र में दी थी। उसके बाद में चौथे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है मूल अधिकारों को लेकर। उसके बाद में इसी प्रस्ताव के आधार पर, किस प्रस्ताव के आधार पर, तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन के आधार पर गांधी जी 1931 में दूसरे गोल में जो सम्मेलन आयोजित होता है लंदन में, उसमें मूल अधिकार की मांग उठाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से 5 जिन्होंने है वो शुरू में जो है मांग उठाई थी मूल अधिकारों को लेकर। देखिए अब अगला हम पढ़ते हैं 1935 के एक्ट में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। देखिए 1935 का एक्ट जो कि सबसे बड़ा था, भारत शासन अधिनियम, यह इतना बड़ा अधिनियम था कि इसमें अंदर 50% संविधान समाहित था। फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ तक 1935 तक भारत को मूल अधिकारों से वंचित रखा, जबकि जो मूल अधिकारों की मांग 1885 से ही उठ गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि हमें 1935 तक भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे। देखिए फिर अगली बार जब 1945 में गठित तेग बहादुर सप्रू समिति, 1945 की बात है साथियों। 1945 यानी कि हम भारत की लगभग आज़ादी के करीब पहुंच चुके हैं। तो 1945 में गठित तेग बहादुर सप्रू समिति ने मूल अधिकारों के संविधान में शामिल किए जाने की सिफारिश की, यहाँ सिफारिश की केवल। अब देखिए यहाँ तक कि तेग बहादुर सप्रू समिति, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की गई, यानी कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई, तो तेग बहादुर सप्रू समिति 1945 में गठित समिति के आधार पर। अब देखते हैं, अगला देखते हैं कि संविधान सभा में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक समिति व आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जाता है। यानी कि अब देखिए, यानी कि यहाँ मूल अधिकारों को, तो अब यहाँ संविधान, देखिए अब यहाँ मूल अधिकारों यानी कि संविधान सभा में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों पर सरदार पटेल की अध्यक्षता में, यानी कि अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दे दे। यहाँ दो जनों की बात हो रही। मूल अधिकार किसको दिया जाए, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको भी जो राइट्स, फंडामेंटल्स के लिए यहाँ कमेटी गठित होगी। किसकी अध्यक्षता में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और दूसरी उप समिति बनेगी जो कि आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में। यहाँ पर 2 कमेटी का गठित हो रहा है। इसके तहत संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए अब हम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए कि हमें किस प्रकार जो है वो मूल अधिकार दिए गए। तो प्रारंभ में मूल जो हमें 7 अधिकार दिए गए। अब किसकी समिति की सिफारिश पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर और JB कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति गठित होती है। उसके आधार पर माइनॉरिटीज़ को और हमें जनरल को जो है मूल अधिकार दिए गए। और लगभग भाग 3 में आज जो संविधान बन चुका है भारत का, उसके अंदर भाग 3 में हमें लगभग अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार मिलेंगे। जो कि मूल अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार, मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। परंतु देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि हमें जो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार की, तो सिर्फ 6 मूल अधिकार ही है।
तो हम देखते हैं कि एक मूल अधिकार कहाँ गायब हो गया। तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं, परंतु अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, कहाँ से हटाकर, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमें देखिए मूल अधिकार दिए जाते हैं 12 से 35 तक, ठीक, 12 से 35 मूल अधिकार, नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि 19 अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, और हटा के कहाँ फेंक दिया गया इसको, तो भाग 12 में, भाग 3 से उसको उठा के, भाग 3 से उठाकर अनुच्छेद 31 को भाग, देखिए यहाँ भाग 3 में जो आर्टिकल 31 को हटाकर भाग 12 के 300A में ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए संपत्ति के अधिकार को लेकर बात करते हैं हम, तो अगर तो संपत्ति को लेकर बात करते हैं तो देखिए उस समय जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार से अभिप्राय ये है कि अगर सरकार को अगर कोई कार्य करना होता है, जैसे मान लो हमें, हमारे पास खेती है, हमारे पास मकान है, हमारे पास अनेक जगह होती थी, तो हमारा अधिकार होता था, हमारा राइट था कि हम गवर्नमेंट के अंतर्गत इसको हम नहीं जाने देंगे। जैसे तो इस कारण जो सरकार के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो मूल अधिकार को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इसको हटाकर भाग 12 में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल मूल अधिकार 6 हैं। देखिए मूल अधिकार 6 हैं, मूल अधिकार 6 हैं। अब देखिए मैं यहाँ देखिए 2 चीज़ बताऊँगा आपको। नागरिक, देखिए एक नागरिक और एक व्यक्ति, ठीक। अब देखिए केवल जो नागरिक होते हैं वो किसी देश के नागरिक होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो होते हैं वह किसी देश प्लस विदेशी दोनों में आने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे कोई विदेशी है तो वो व्यक्ति होगा, न कि नागरिक। नागरिक सिर्फ भारतीय होगा जिनको ये अधिकार मिले होंगे। देखिए अब यहाँ नागरिकों को अधिकार भी दिए जाएंगे। अब जैसे कोई विदेश से कोई आ रहा है तो वह व्यक्ति होगा, तो उसे भी तो कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि उसको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उसको भी अधिकार मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे अधिकार उसको हम व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है वो उसका मिस यूज कर ले। देखिए क्योंकि हम किसी देश के नागरिक हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अधिकार मिल रहे होते हैं। देखिए जो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार दिए गए। उसमें से देखिए अब अनुच्छेद 15, 16, आप ये याद रखिए 15, 16 और 19, 20, 29, 30, 15, 16, 29, 30 और बीच में आप 19 कर दीजिए। ये 5 जो अधिकार है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को, यानी कि नागरिक कौन, जो भारत में रहने वाले हैं उनको प्राप्त है। 15, 16 और 2, देखिए आप 15, 16 याद रखिए, 15, 16 और 29, 30 दोनों जोड़ी से याद रखिए, 15, 16 और 29, 30, उसके बाद 19 बीच में कर दीजिए आप। तो इस प्रकार 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पांच जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जबकि बाकी सारे भारतीय प्लस विदेशी दोनों को शेष सभी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। अगर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि यदि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में व्यक्ति शब्द मिल जाए तो प्रश्न गलत होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि देखिए हम यहाँ प्रश्न भी देख लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, परंतु अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 नागरिकों को प्राप्त है, जबकि शेष मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखिए जो मूल अधिकार है बस हम जानते हैं कि सबसे पहले मूल अधिकार का जन्म तो ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ था, लेकिन संवैधानिक तरीके से किस देश ने मूल अधिकार दिए, तो अमेरिका ने दिए। तो वहीं से हम मूल अधिकार लेंगे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए। अब देखिए मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक निषेधात्मक होती है। मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है नकारात्मक निषेधात्मक होती है। क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों की प्रकृति कौन सी होती है, तो नकारात्मक निषेधात्मक होती है, यानी कि यह राज्य को रोका गया है इनको ऐसा करने के लिए, क्योंकि राज्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार संविधान में शामिल किए गए, क्योंकि राज्य
जो हमारे मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता है। अगर हनन करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट राज्य को ऐसा करने के लिए नहीं करने के लिए बाध्य कर सकती है। इसी कारण इसको नकारात्मक निषेधात्मक कहा गया है। अब देखिए अब व्यक्ति जो है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार की क्या आवश्यकता पड़ी, तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार संविधान में शामिल किए गए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि मूल अधिकार को क्यों शामिल किया गया है संविधान के अंतर्गत, ऐसी क्या आवश्यकता थी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, हमें कहीं भी जा आ बस सके, खाना पी सके, रोटी खा सके, घूम सके, फिर सके, कहीं पर बस जा सके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार इसीलिए हमें जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इसी कारण हमें मूल अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए, यानी कि राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए, यानी कि अगर कोई भी जिस राज्य में हम रह रहे हैं अगर वो किसी कारण हमारे मूल अधिकार को हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट राज्य को ऐसा करने से मना कर सकती है। इसी कारण ये राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक, अब देखते हैं कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी का हनन कौन कर सकता है, तो राज्य कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 12 के अंदर जो 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अब हम पढ़ेंगे, 12 से 35 तक के अनुच्छेद को क्रम वाइज। तो देखिए उससे पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे राज्य की परिभाषा मतलब अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य भारत सरकार हो सकती है, संसद हो सकती है, राज्य सरकार या विधानमंडल हो सकती है, कोई भी संस्था होती है, स्थानीय स्तर की संस्था हो सकती है, अधिकारी हो सकते हैं। वे संस्था जो आदेश अधिसूचना जारी करते हैं ये मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि जो अब देखिए हमारे मूल अधिकार को हनन कौन कर सकता है, जो हमें निर्देश देगा, जैसे गजट प्रदेश पारित हो जाएगा या किसी दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो ये कौन करेगा, जो अधिकारी होंगे वही तो करेंगे। अब अधिकारी कौन, या तो जो स्थानीय अधिकारी हो सकते हैं, प्राधिक अधिकारी हो सकते हैं जो दिशा निर्देश दे सकते हैं, या कोई संस्था हो सकती है, जैसे भारत सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, संसद हो सकती है, विधानमंडल हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर कोई निजी संस्था है या फिर न्यायालय, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आते। इंपॉर्टेंट है कि जैसे न्यायालय तो करेगी नहीं क्योंकि वो हमारे अधिकार की संरक्षक होती है, हमारे अधिकार की रक्षा करती है। तो न्यायालय तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो उस करेगी नहीं, कमजोर तो करेगी नहीं, या फिर हमारा हनन तो करेगी नहीं, क्योंकि वो तो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक करेगी। जबकि निजी संस्था है, निजी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी निजी संस्था में मान लो किसी आप निजी संस्था में जाते हो तो वो मनमानी कर सकता है, तो आप उसके खिलाफ ऐसा नहीं कि आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो कि आपके मूल अधिकार को हनन हुआ है, तो इस प्रकार वो केस नहीं चल सकता। लेकिन यही अगर कोई भी गवर्नमेंट प्राधिकारी या अधिकारी हो तो उसके अंतर्गत मूल अधिकार को हनन हो सकता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए निजी संस्थान मूल अधिकार का हनन कर सकती हैं या नहीं, तो क्वेश्चन आता है तो नहीं, तो ये राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे इसरो है, अनुसंधान केंद्र है, कोई भी एनसीईआरटी है, बीसीसीआई यानी क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल है, तो ये सारे के सारे जो है वह जो राज्य की परिभाषा में अंतर्गत नहीं आते। और देखिए प्राधिकारी कौन होता है, हम समझ लेते हैं प्राधिकारी। तो ऐसा व्यक्ति या संस्था जो आदेश या अधिसूचना जारी करते हैं, इसे जो है प्राधिकारी कहलाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 12 को हम विस्तार से जानते हैं कि अनुच्छेद 12, अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक ओवरव्यू पढ़ा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार किस प्रकार आए और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है, किन किन को ये प्राप्त होते हैं, किन किन को प्राप्त नहीं होते, कौन से नागरिकों को प्राप्त है, कौन से व्यक्ति को प्राप्त है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि विस्तार से जानना है कि अनुच्छेद 12 क्या होता है। जैसे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या है, देखिए इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में स्थित सरकार द्वारा स्थापित सहायता प्राप्त संस्थाएं या प्राधिकारी या अधिकारी या राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। यानी कि ये सारे के सारे जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो न्यायालय, निजी संस्थाएं, अनुसंधान केंद्र, ये संबंधित संस्थाएं राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इसी प्रकार कुल मिला के जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को दिया गया है कि राज्य कौन होगा जो आपके मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अब अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 13 एक मूल संविधान के अंतर्गत था, 13(1), 13(2), 13(3). फिर देखिए ये जो हम इस प्रकार के कोष्टक में पढ़ रहे हैं
तो जो इस प्रकार के जो कोष्टक के अंतर्गत आते हैं वह यानी कि संविधान को संशोधित किया करने के बाद उसमें ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार हम संविधान के अंतर्गत जो ये मूल अधिकारों में नहीं था लेकिन उसको बाद में ऐड किया गया। तो जे जो देखिए अब अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य रहेगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी। यानी कि यह है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी हम कह सकते हैं कि जो अगर अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है, देखिए आप व्यवहारिक रूप से समझिए कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या बताया है। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाएगी जो कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन करती है, तो उसको जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उस कानून को, उस नियम को स्थगित कर दिया जाएगी, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि उस जो उस नियम को अघोषित किया कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 13 के तहत। तो यही बात इसमें कही गई है। आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 13(1). अब अनुच्छेद 13(1) में क्या है, यदि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है, यानी कि कोई नियम संविधान जब लागू नहीं हुआ उससे पहले कोई विधि है या कोई कानून बना हुआ है और वह विधि या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तो उल्लंघन की सीमा तक वह विधि मूल अधिकारों से ढकी रहेगी। ऐसी विधि को आरंभ में शून्य नहीं माना जाता है। इस सिद्धांत को आच्छादित सिद्धांत या आच्छादन सिद्धांत या ग्रहण सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि अगर अनुच्छेद 13(1) में यह बताया गया है कि अगर जो भी कानून या जो विधि बनी हुई है, अगर वो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है और वह कानून अगर संविधान लागू होने से अगर पहले का है, तो उसको क्या किया कर दिया जाएगा कि उसको आच्छादित कर दिया जाएगा। उसको शून्य नहीं माना जाएगा लेकिन उसको ढक दिया जाएगा, यानी कि वह लागू नहीं होगा। कहने का अर्थ ये, तो इसी को हम आच्छादित सिद्धांत या ग्रहण सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई, ये तो है पहले की विधि, अगर आप देखते हैं कि कोई बाद की विधि अगर कोई है, यानी कि संविधान के बाद की विधि कोई है, तो आच्छादन सिद्धांत लागू होने के बाद की विधि पर भी लागू होता है। यानी कि जो आच्छादन सिद्धांत है, यानी जो ढक देने का सिद्धांत है, वह जो बाद की विधि पर भी लागू होता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 13(2). अब देखिए जो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत क्या है कि पृथक्करण का सिद्धांत। यदि संविधान लागू होने के बाद की विधि, यानी कि जब आप देखिए संविधान लागू हो गया और उसके बाद में कोई नियम या कोई अधिनियम बना है, वो अगर हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, तो उस भाग को पृथक कर समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे पृथक्करण का सिद्धांत नाम दिया गया है। तो देखिए कुल मिला के हमें यही देखना है कि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आच्छादित सिद्धांत किस में है, तो अनुच्छेद 1 में, और पृथक्करण का सिद्धांत तो अनुच्छेद 2 के 13(2) के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दी गई। यानी कि 13 जो अनुच्छेद है मैंने शॉर्ट के में अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है, जो कि संविधान के अंतर्गत नहीं था लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए आच्छादन सिद्धांत, यानी कि पहले तथा बाद की दोनों की विधियों पर लागू होता है। आच्छादन सिद्धांत अगर कानून पहले का है और बाद का है, दोनों पर लागू होगा। और पृथक्करण का सिद्धांत केवल संविधान लागू होने के बाद की विधि पर लागू होता है। पहले की विधि आच्छादन सिद्धांत कहलाती है कि बाद की विधि आच्छादन पर पृथक्करण सिद्धांत, दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। अब देखिए 13(3) में क्या बताया गया है। 13(3) विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। मूल संविधान में शामिल नहीं था ये 13(3). ठीक, अब देखिए विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया विधि शब्द को, कि इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, नियम, विनिमय, उपनियम, रूढ़ि, प्रथा विधि शब्द की परिभाषा में शामिल है। मूल विधि मूल अधिकार को हनन करती है तो उसे ढक देंगे या हटा देंगे। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि अब कहने का अर्थ ये है कि अब हमें अगर अनुच्छेद 13 में क्या है, तो न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि अगर हमारे अधिकार को हनन होता है तो 13 अनुच्छेद के तहत उसको कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। उस नियम को, सरकार के उस नियम को रद्द कर सकती है बस। और विधि शब्द के अंतर्गत ये शब्द आता है जैसे आदेश, अधिसूचना, ये सारे इसके तहत कोई भी नियम बनता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13(4). अब ये देखिए, ये इस प्रकार के जो बड़े कोष्ठक होते हैं उसको बाद में ऐड किया जाता है, यानी कि उसके अंदर संविधान को संशोधित करते हुए इसको ऐड किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको जोड़ा गया है। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, देखिए 44वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया तथा प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है।
यानी कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसको अब हम समझते हैं कि मान लो जैसे कि कोई भी संविधान संशोधन करके कोई सरकार अगर कोई कानून बनाती है जे कि, तो वह विधि शब्द में नहीं आएगा। कहने का अर्थ है उस पर आप ऐसा नहीं कि उसको हटा दोगे कि न्यायालय में जाकर के ये संविधान संशोधन के तहत हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसीलिए इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो संविधान संशोधन संशोधन होगा और उसके तहत जो कानून बनेगा तो वह विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा। बाकी जैसे अधिसूचना है वो सब के सब जो है विधि की परिभाषा में आएंगे। यही बात इसमें कही हुई है। क्योंकि देखिए जो संविधान संशोधन होता है वह अन्य राज्यों से भी बहुमत के आधार पर होता है और उसके अंतर्गत पक्ष विपक्ष सभी बैठते हैं और सबकी सहमति से संविधान सभा के अंदर पारित होता है। इसी कारण उसको विधि शब्द के अंतर्गत नहीं लिया गया है। देखिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि संविधान संशोधन और एक विधि से आरक्षण। देखिए एक अब हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं हम कि देखिए कि विधि शब्द के अंतर्गत ये जैसे मान लो हमने कोई आरक्षण जैसे किसी को आरक्षण दिया गया है तो मान लो एक तो आरक्षण संविधान को संशोधित करते हुए दिया गया है 50% आरक्षण। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप किसी को भी 50% आरक्षण दे सकते हो। ठीक, तो अब देखिए यही जो संविधान केंद्र में संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 50% हमें आरक्षण मिला। लेकिन अब ये आरक्षण मिला और दूसरा हम देखते हैं कि विधि से आरक्षण मिला। यानी कोई भी राज्य सरकार है और उसने प्रस्ताव पारित कर दिया और कानून बना दिया, उसके तक 50% आरक्षण दे दिया। तो इसको देखिए अब इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अवैध नहीं ठहरा सकती क्योंकि यह संविधान संशोधन के तहत आरक्षण मिला हुआ है। जबकि इसको हाई कोर्ट अवैध घोषित कर सकती है क्योंकि यह सिर्फ विधि से आरक्षण मिला है। क्योंकि ये सिर्फ राज्य अधिसूचना जारी करके या प्राधिकारी अधिकारी द्वारा आरक्षण दे दिया गया है। इसी कारण इसको हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है अनुच्छेद 13 के तहत। जबकि इसको अवैध वैध ठहरा सकती है क्योंकि यह संविधान संशोधन होकर आरक्षण मिला है। अतः राज्य कोई भी ऐसी विधि या कानून निर्माण नहीं बनाएगा जिसके तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो साथियों ये रहा हमारा अनुच्छेद 13 ABCD यानी 1 2 3 4 13 को हम पढ़ चुके हैं। तो साथियों आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। साथियों तो प्लीज़ अगर आप चैनल को प्लीज़ अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें साथियों, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे और हम भी इस प्रकार हमारे अंदर सुधार करते करते हुए अच्छे तरह से कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो अब देखिए जो है अगला हम चलते हैं कि जो ये तो हुए अनुच्छेद 12 से 13। क्योंकि सबसे पहले अनुच्छेद 12 और 13 हमने पढ़ा क्योंकि 12 के अंतर्गत क्या है राज्य की परिभाषा, 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन को दिया गया है। इसके अनुच्छेद किसी भी कानून को अवैध ठहरा सकता है और इसमें राज्य की परिभाषा कौन जो मूल अधिकार को हनन कौन कर सकता है तो उसका अनुच्छेद 12 में जिक्र किया गया है। जबकि 13 के अंतर्गत ऐसी विधि या कोई भी कानून बना दिया है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर बैन लगा सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है उसकी। ये तो रहा हमारे 2 अनुच्छेद कंप्लीट हुए। अब देखिए जो मेन अब हम देखते हैं कि जो अधिकार दिए गए वो अब हम पढ़ते हैं मूल जो समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार पढ़ते हैं हम, ये हमारे 12 और 13 मूल अधिकार हो गए। अब 14 से हम पढ़ेंगे 35 तक। तो देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं साथियों इस प्रकार की। जैसे समसो शोध करना है शिक्षा सर्वे पर 54-24 समसो शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। एक आसान ट्रिक है, आप सभी याद रख सकते हैं इसको। और 54-24 ये ट्रिक आप याद रखिए, लंबे समय तक आपको याद रखनी है क्योंकि आप भूल नहीं पाओगे एक बार याद करने के बाद। देखिए समसो शोध करना है शिक्षा सर्वे पर यानी कि स से समानता का अधिकार। ठीक, तो आप सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ते हैं। अब देखिए समानता का अधिकार समसो शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, तो समानता का अधिकार 14 से 8 तक। अब देखिए 14 से 18 तक पढ़ेंगे तो 5 यानी कि सबसे पहले 5। तो देखिए 14 15 16 17 18 यानी कि 5। तो 5 इस यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल मिला के कुल 5 अनुच्छेद पढ़ने हैं हमें। यह प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। जैसे व्यक्ति अब इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को जो है कानून के समक्ष समानता मिली हुई है और कानून के समान संरक्षण मिला हुआ है। अब कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है जबकि कानून के समान संरक्षण USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए मान लो कोई बड़े बुजुर्ग या जवान में से कोई बूढ़े व्यक्ति द्वारा कानून में सबके लिए बराबर होगा, ऐसा नहीं। कोई वृद्ध व्यक्ति और एक यहाँ जैसे मान लो एक वृद्ध व्यक्ति है और यहाँ एक छोटा बच्चा है तो दोनों के लिए कानून समान होता है। यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं।
जबकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि कानून के संबंध संरक्षण के अंतर्गत ये होता है कि कुछ छूट दी होती है। तो ये न्यायिक जैसे किसी व्यक्ति को उतना ही संरक्षण देना जितना उसको आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो है वह अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 14, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वंचित नहीं करेगा, वो आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में बात कही गई है कि राज्य धर्म, जाति, जन्मस्थान और मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि अगर अगला हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 में, तो 16 में दो उद्भव और निवास स्थान, ये दो और जोड़ देंगे तो आप कुल 7 आधार पर राज्यों को रोका गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15(4). देखिए अब हम देखते हैं कि ये कोष्टक में लगा हुआ है, इसका मतलब ये मूल संविधान में संशोधित करके हुए जोड़ा गया है। देखिए फर्स्ट संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। और अनुसूचित जाति, ST/ST मतलब कि SC/ST और OBC को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि यह जो है वह 15(4) के तहत जोड़ा, अनुच्छेद 15(4) के तहत पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें ST/ST और OBC को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 15(5) पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में भी SC/ST और OBC को प्रवेश के संबंध में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो साथियों अभी हमने पढ़ा था ऊपर की जो आरक्षण किन किन में दिया जाता है, तो शिक्षण संस्थानों में और राजनीतिक दलों में, इन सब में जो आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वह 15(4) की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ निजी शिक्षण जो संस्थान थे इसमें दिया गया था, लेकिन 15(5) के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया था और उसी के तहत इनको आरक्षण दिया गया था। अब देखिए 15(6) भी पढ़ते हैं, जो हाल ही में अभी 103वां संविधान संशोधन 2019 को हुआ है, जिसके तहत सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये रहा हमारा अनुच्छेद 15 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या है? सामाजिक आरक्षण दिया गया है। इसके अंतर्गत किसकी बात कही गई है? तो सामाजिक आरक्षण की बात कही गई है। इसमें सामाजिक आरक्षण को परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं 16(1). अब देखिए अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में अवसर की समानता होगी। प्रस्तावना में भी अवसर व प्रतिष्ठा का उल्लेख है। देखिए 16(1) में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तथा नियोजन के संबंध में अवसर की समानता होगी। और यही बात हम देखते हैं कि प्रस्तावना में कही गई कि अवसर व प्रतिष्ठा की बात प्रस्तावना में की गई है। तो प्रतिष्ठा की समानता का इस अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, परंतु अवसर की समानता में ही अंतर्निहित माना गया है, क्योंकि अवसर की समानता ही प्रतिष्ठा प्रदान करती है। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रतिष्ठा के अंदर अवसर की समानता का अर्थ ये हो गया कि जो हमें प्रतिष्ठा हमें बनी रही और हमें अवसर मिलता रहे, समान अवसर मिलता रहे। जैसे मान लो कि अवसर की समानता से अभिप्राय ये है कि जैसे अवसर की प्रतिष्ठा कैसे, तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण के तहत हम समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। मान लो ये कुशाग्र बुद्धि का है, मान लो कि इंटेलिजेंट है जिसके 90% बने, और मान लो ये ग्रेस से पास हुआ और उसके मान लो 40% ही है। तो देखिए अब ऐसा थोड़ी है कि इसको आरक्षण दिया जाएगा तो इसको नहीं दिया जाएगा। यानी समान अवसर की समानता सबको मिलेगी, क्योंकि सभी जो नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में जो कम परसेंट वाला, ऐसा नहीं कि अधिक परसेंट वाला ही नौकरी कर पाता है, ऐसा नहीं है कि कम अंक वाले और अधिक अंक वाले सभी को समान अवसर दिया जाता है, लेकिन वह अपनी अपनी योग्यता के आधार पर फिर कंपटीशन को फाइट करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल है, वर्तमान में भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी को बराबर अवसर की प्राप्ति होती है। तो इसी की बात है जो 16(1) में कही गई है कि अवसर की समानता। तो अवसर की समानता किसमें कही गई? तो 16(1) में। अब देखते हैं 16(2) में क्या कहा गया? राज्य नियुक्ति तथा नियोजन के संबंध में किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश, लिंग, उद्भव और वह निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो
जो अनुच्छेद 15 में बात कही गई थी कि राज्य 5 आधारों पर जो है नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत जो है धर्म, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश, लिंग आ गया था। जबकि इसमें दो और जोड़ दिए गए कि उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, तो आप ये देखिए, इसको जरूर दोनों में अंतर जरूर समझे 16(2) में। और देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि 15 अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(1) के अंतर्गत देखिए ये कि राज्य राज्य ये 15(1) के अंतर्गत इस अनुच्छेद में सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के संबंध में प्रावधान है। साथ ही किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्मस्थान व मूलवंश व लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये साथियों, ये आप जरूर पढ़ें। सामाजिक आरक्षण देखिए, सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की बात 15 में कही गई, जबकि सामाजिक आरक्षण की बात 16 में कही गई है। अब हम पढ़ रहे हैं 16। देखिए, आरक्षण की अगर बात करें तो एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% और जनरल को 10% दिया गया है। अब 16(3) पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि देखिए, हमने ये पढ़ा कि राज्य किसी के साथ मूल निवास या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्य चाहे तो कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना, विवाह के बाद जन्म मूल निवास बनाना। तो इस प्रकार जो है वह कुछ उपबंध कर सकता है। तो देखिए, अब 16(4) में क्या गया है? 16(4) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में कमजोर वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, 16(4) में राज्य, सबसे पहले तो हमें कहा गया था कि राज्य किसी के साथ अवसर की सबको समानता देगा, लेकिन राज्य चाहे तो यानी कि कुछ विशेष पिछड़े हुए को कुछ आरक्षण दे सकता है। तो वह अनुच्छेद 16(4) के तहत ये है, राज्य के अधीन सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। एसटी एससी को संविधान लागू होने से ही सरकारी सेवाओं में आरक्षण पाते हैं, अनुच्छेद 16(4) के तहत। और देखिए, ओबीसी वर्ग के निर्धारण हेतु भी आरक्षण 1953 में काका कालेलकर आयोग के द्वारा जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, जिसके अंतर्गत ओबीसी में के संबंध में मोरारजी देसाई सरकार में 1979 को मंडल आयोग गठित किया गया, जिसे 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। तो ये साथियों, जो ओबीसी को 27% आरक्षण किसके तहत दिया गया है? तो मंडल आयोग के तहत। ये क्वेश्चन आया है कि किस मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो ओबीसी से संबंधित है। इस आरक्षण को 1992 में इंदिरा साहनी वाद में चुनौती दी गई। इस वाद में मंडलवाद के नाम से जाना भी जाता है। देखिए, इसी जो आरक्षण दिया गया था, इसी को 1992 में इंदिरा साहनी वाद हुआ था, उसमें चुनौती दी गई हाईकोर्ट में, और इसी को मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात में एससी ने निर्णय लिया कि ओबीसी को दिया गया 70% आरक्षण वैध है। तो साथियों, आरक्षण और सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है। देखिए, जो आरक्षण है वो किस आधार पर दिया जाता है? तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जो वह सामाजिक आरक्षण दिया जाता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये कुछ बात है। आरक्षण संबंधित आरक्षण नियुक्ति में दिया जा सकता है, पदोन्नति में नहीं। कुल आरक्षण की सीमा सामान्य परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकती है। क्रीमीलेयर चिकनी परत को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि क्रीमीलेयर से अभिप्राय है कि जो 2.5 लाख से अधिक इनकम वाले जो चिकनी लेयर परत में आते हैं, उनको आरक्षण से नहीं दिया जाएगा। क्रीमीलेयर की अवधारणा SC ST पर लागू नहीं होती है। SC ST आरक्षण 16(4)(1) के देखिए, अब 16(4)(1) में क्या है? संशोधन, संविधान संशोधन हुआ 1995 में। 70वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, प्रावधान किया गया कि SC ST को पदोन्नति देने में भी आरक्षण प्राप्त होगा। और इस अनुच्छेद में इसी अनुच्छेद में 85वें संविधान संशोधन 2001 के तहत संशोधन करते हुए SC ST को पदोन्नति के साथ साथ वरिष्ठता में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब अनुच्छेद 16(b) देखिए, 21वें संविधान संशोधन 2000 के तहत जोड़ा गया तथा यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग की भर्ती के संबंध में कुछ आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। ये 16(b) में कहा गया है। बैकलॉग भर्ती क्या होती है? देखिए, यहाँ बैकलॉग भर्ती होती है पिछली जो भर्ती में आरक्षित वर्ग की खाली रही सीटों को नई भर्ती में उसी आरक्षित की सीटों में जोड़ देना बैकलॉग की भर्ती कहलाता है।
42वें संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुच्छेद 335 में संशोधित करते हुए प्रावधान जोड़ा गया कि SC/ST को योग्यता हेतु निर्धारित की न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान की जाए। यानी 335 के तहत जो है अंकों में छूट प्रदान की गई है। और 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधन को एम नागराजन बनाम भारत संघवाद 2006 में चुनौती दी गई, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने दी गई चुनौती को खारिज करते हुए संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया गया। अब 16(5) देखिए 16(5) क्या है? अनुच्छेद 16(5) यह आवश्यकता नहीं है कि किसी वर्ग या धर्म विशेष संस्था का प्रशासनिक उत्तरदायित्व उसी धर्म या विशेष व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जाए। यानी कि कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे SC/ST आयोग होते हैं, उनमें जरूरी नहीं कि ST आयोग के अध्यक्ष सिर्फ SC कैंडिडेट के ही प्रतिनिधि हो, या कोई भी आयोग बना हुआ ST का आयोग है तो उसका कोई जो अध्यक्ष बनेगा वह SC का आयोग, ऐसा कहा गया है 16(5) में कि कोई भी हो सकता है। तो 16(6) के अंतर्गत बात करते हैं, अनुच्छेद 16(6) की बात करते हैं तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग पिछड़ेपन को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए जो 10% जो आरक्षण दिया गया था, तो जनरल को भी 10% आरक्षण दिया गया है। जो 123वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 17। तो ये तो हमारे रहे अभी तक हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 17 यानी खतरा किसका? छूना नहीं, खतरा है। यानी कहने का था कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। खतरा यानी छुआछूत का अंत, हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत किया गया इसके अंतर्गत। पिछली जो पहले छुआछूत किया जाता था, तो इसी प्रकार उस छुआछूत हम नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो देखिए राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में छुआछूत नहीं कर सकता है। वह मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। अब अनुच्छेद इस अनुच्छेद पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। यह एक निरपेक्ष परगणित स्वतः चलायमान अनुच्छेद है और पहली बार अस्पृश्यता का अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। 1989 में अनुच्छेद SC/ST अत्याचार अधिनियम लागू किया गया है। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निर्णय को अप्रभावित करते हेतु SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 बनाया गया, जो 2019 में लागू हुआ। तो ये तो रहा हमारा अनुच्छेद 17। सिर्फ इसमें ये याद रखना हमें कि अस्पृश्यता का अंत इस 17 के अंतर्गत बात कही गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, शॉर्टकट में याद रखना है उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य, शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, कौन सा? तो शिक्षा क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, इस प्रकार जो है वह सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि सिर्फ अनुच्छेद 18 के तहत सिर्फ हम शिक्षा क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में ही जो उपाधियाँ धारण कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार एक वाद आया था कि जैसे जो पद्म भूषण मिलते हैं या पद्म विभूषण मिलते हैं, क्या यह भी उपाधियों का अंत या उपाधियों की श्रेणी में क्या आते हैं क्या? तो इसको लेकर एक वाद आया था। बालाजी राघवन 1985 में एक वाद आया था, जो कि इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था और यह कहा गया था कि यह सिर्फ पुरस्कार अवार्ड है। तो देखिए पढ़ते अपन 1985 के बालाजी राघवन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपाधि और पुरस्कार में अंतर स्पष्ट हुए भारत रत्न, पद्म भूषण, यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण या पद्मश्री को पुरस्कार घोषित किया गया है और इन्हें अनुच्छेद 18 के तहत इसे वैध माना। यानी कि तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पुरस्कार में और जो उपाधियों के अंतर्गत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतर स्पष्ट किया गया और जो पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म विभूषण और भारत रत्न, इनको पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है, न कि उपाधियों के अंतर्गत। तो इनके व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने उपाधि एवं पुरस्कार में के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि उपाधियों का प्रयोग नाम के पहले या बाद में किया जा सकता है।
यानी कि जो उपाधि दी जाती है वह सिर्फ जैसे डीआर, तो इस प्रकार जो है वह आगे या पीछे नाम के बाद में हो सकती हैं। पुरस्कार का प्रयोग नाम के आगे या बाद में नहीं किया जा सकता। देखिए जो उपाधियाँ हैं उनका प्रयोग जैसे डॉक्टर है, इस प्रकार आगे हम नाम के आगे हम उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पुरस्कार का प्रयोग आगे नहीं किया जा सकता है। या नाम, देखिए पुरस्कार का प्रयोग नाम के आगे या बाद में नहीं किया जा सकता है, और यदि करे तो भी यह सजा नहीं होगी। तो इस प्रकार कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे देश में यह पदवी या उपाधि या राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई नागरिक है और वह किसी देश से अगर पदवी या कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्राप्त कर सकता है। उनकी बिना अनुमति के हम प्राप्त नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी दूसरे देशों में पदवी प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी नागरिक या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना या परमिशन के अनुमति के बिना कोई भी किसी भी देश के साथ जो है उपाधि धारण नहीं कर सकता है। देखिए यूएई अभी हाल ही में, जैसे फिलहाल हाल ही में यूएई के अंतर्गत मोदी को स्वच्छ पुरस्कार दिया गया था जिसकी अनुमति नहीं, तो यह एक सिर्फ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, तो वो उनको दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो अब देखिए इस प्रकार देखिए अनुच्छेद 18 उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि कहना करते हैं कि अगर अनुच्छेद 18 के तहत हम इस प्रकार की उपाधियों का उल्लंघन करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। अब अगला हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक निहित है। तो देखिए अब 19(1) में क्या कहा गया है कि यह अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है, न कि व्यक्ति को। देखिए हम पूर्व में पढ़े थे कि जो नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद, तो 15, 16 और 19 और 29 और 30 ये अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसी प्रकार जो है 19 जो है वह इसके अंतर्गत आता है, जो कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए मूल संविधान में इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को केवल 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। सिर्फ 7 स्वतंत्रताएं मूल अधिकार के मूल जो संविधान था उसमें प्राप्त थी, परंतु 44वें संशोधन 1978 के तहत 19 में वर्णित संपत्ति के धारण करने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया था, और वर्तमान में 6 ही जो स्वतंत्रता प्राप्त है। देखिए इस कारण वर्तमान में अनुच्छेद के तहत नागरिकों को 6 स्वतंत्रता ही प्राप्त है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले 19 का यानी कि 19(1) के अंतर्गत चलते हैं, तो इसमें क्या है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए कोई भी व्यक्ति को 19(1) के तहत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, अब वह विचार या तो बोलकर प्रकट कर सकता है या सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार इसके अंतर्गत अंतर्निहित है, लिख कर और या किसी उम्मीदवार की जो पृष्ठभूमि जानकर संकेत के माध्यम से या हाव भाव या कार्य करके या चुप रहकर या चलचित्र या ध्वज के द्वारा ये जानने का अधिकार, सुनने का अधिकार। तो इस प्रकार जो है वह अपन विचारों की अभिव्यक्ति की जानने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो है वह स्वतंत्रता दी गई है इसके अंतर्गत। यानी कि जैसे हम ध्वज फहरा रहे हैं तो हमें क्या एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, चलचित्र प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ये किसी भी उम्मीदवार के पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, सभी इसके अंतर्गत अंतर्निहित है। यानी कि जो भी अंतर्निहित का अर्थ होता है कि ये सारे अंतर्निहित है। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करती है तो ये इसके अधीन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखित में ये नहीं है, सिर्फ ये अंतर्निहित है। 19 का, अब देखिए 19 का देखते हैं, यानी 19(2) देखते हैं अपन, तो निरायुध या शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि 19(1) के अंतर्गत हमने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति हो गई है तो अब हम सम्मेलन भी कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता है 19(2) के अंतर्गत दी गई है। अब देखिए जैसे हमने सम्मेलन कर लिया तो वहाँ पर हम सम्मेलन करने के बाद संघ बना लिया हमने, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 19 जो है 3 या ग में जो संघ या समुदाय या इस प्रकार से सरकारी समिति संगठन बनाने की स्वतंत्रता इसी के तहत दी गई थी। जो हम सरकारी समिति जो है 97 संविधान संशोधन 1912 में, उसी के तहत हम सरकारी समिति के तहत जो संगठन बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है वह 19 जो 3 या ग में हम जो है किसी भी संघ या समुदाय को बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अब 19 ग यानी 19(4) में है भारत के राज्य शहर में भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता इसके तहत दी गई है।
तो ये जो है 19 ग के तहत जो है भारत के अंदर ग से घूमना यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है इसके तहत। अब 19 ड़ में देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो है इसके अंदर जो है 44वें संशोधन 1978 के तहत हटा गया दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। इसी प्रकार देखते हैं अपन, तो अगला है जो 6 में देखते हैं, तो वृत्ति या उपाजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, जैसे जो हम सड़कों पर जो ठेले लगाते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है इसी के तहत दी गई है। तो हम देखते हैं कि 19 फर्स्ट, 19 सेकंड, 19 थर्ड, 19 फोर्थ, इस प्रकार जो है वह हमें स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। यानी कि सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है 1 के तहत। फिर हम देखते हैं कि 2 के तहत जो है अभिव्यक्ति के बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है 2 के तहत। फिर 3 के तहत देखते हैं तो सभा के बाद किसी भी समूह को या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। उसी प्रकार 4 के तहत कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद भ्रमण करने के बाद कहीं पर भी 5 के तहत कहीं पर रहने या कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। निवास के लिए तो अब 6 के तहत हमें जो है व्यापार करने की अनुमति भी दी गई है। तो इस प्रकार हम ये अनुच्छेद 19 को याद कर सकते हैं। तो अब देखिए 19 में जो दी गई स्वतंत्रता, जो भाग 13 के अनुच्छेद 301 में भी व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 1901 में भी जो व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो यहाँ दो में हमें जो है व्यापार का उल्लेख मिलता है 19(6) के अंतर्गत और 301 के अंतर्गत। देखिए यहाँ मूल अधिकार में भी, कानून के अधिकार में भी उल्लेख व्यापार का, यानी कि मूल अधिकार में भी हमें व्यापार का अधिकार मिलता है, व्यापार करने की बात कही गई है। और यहाँ कानून के अधिकार 301 में भी व्यापार करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार जो है वह 19 जो है 19(2) तक जो नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता पर लगाए गए जाने वाले प्रतिबंधों के संबंध में निम्न प्रावधान है। इन स्वतंत्रता को देश की सुरक्षा, अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार, शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराधों को बढ़ा देने के आधार पर प्रतिबंध की लगाया जा सकता है। यानी कि जो 19(2) के 6 लगाकर 19(6) तक जो हमें नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई है, उसके तहत इन पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जब देश को लगता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जब देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था या सदाचार, शिष्टाचार या मानहानि या न्यायालय की अवमानना के विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या अपराधों को बढ़ावा देने के आधार पर जब ये सभी कारण हो रहे होंगे, उस समय इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, अनुच्छेद 19 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। मूल अधिकार में केवल नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, बिल्कुल राइट। 44वें संविधान संशोधन 1977 के तहत संविधान संशोधन द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया, बिल्कुल सब किया गया। और वर्तमान में इस अनुच्छेद में केवल व्यक्तियों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। यहाँ देखिए व्यक्तियों को नहीं, जबकि नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ हमारा ए भी दोनों राइट हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए व्यक्तियों और नागरिकों को जरूर आप याद रखिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 अपराधों को के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब आप कोई अपराध करते हो तो उस अपराध किया कर लेने के बाद या अपराध नहीं किया और उस समय आपको दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त है, यानी कि आपको गिरफ्तारी के संबंध में कुछ जो है वह संरक्षण प्राप्त है। यह कैसे प्राप्त है देखते हैं। अनुच्छेद 20(a) के तहत लागू विधि का उल्लंघन करने पर, नहीं किसी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू विधि का उल्लंघन नहीं किया है। यानी कि हमें जैसे अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि यदि आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस संबंध में आपको कुछ संरक्षण दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 1 में यह बताया गया कि जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि आप इस जो संविधान के अंतर्गत विधि का उल्लंघन नहीं किया गया हो। तो उसी प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, यानी कि विभाग द्वारा दी गई सजा को दोहरे दंड में शामिल नहीं किया गया जाता है। यानी कि अगर आपने एक समय में एक ही अपराध किया तो एक के तहत ही आपको सजा होगी, यानी ऐसा नहीं कि आपको दोहरा दंड दिया जा सकता है। वह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद
20(2) में ऐसा कहा गया है। यानी कि मान लो किसी विभाग में भ्रष्टाचार के बाद सजा भी हो जाए और न्यायालय विभाग आपको जैसे उस आपकी सजा भी दे दे, और अगर आपको सजा देने के बाद अगर आप वो विभाग अगर आपको निकाल भी देता है तो ऐसे दोहरे दंड नहीं मिल सकते आपको, सिर्फ एक बार में एक ही सजा हो सकती है न्यायालय द्वारा। ऐसा अनुच्छेद 20(2) में ऐसा कहा गया है। अब अनुच्छेद 20(3) में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी किसी के साथ साक्ष्य नहीं मिलने पर आप उसे जलील नहीं कर सकते। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप उनको कि जरूर हमें कहने का अर्थ है कि हम कुल मिला के व्यक्ति को उस गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये 20(3) के अंतर्गत कहा गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 के बारे में क्या क्या कहा गया, क्या है अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, हमें जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है। तो अब देखते हैं हम किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के मनुष्य को अपने राइट्स के तहत पूर्ण रूप से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। देखिए अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ चीज़ें अंतर्निहित है। अंतर्निहित से अभिप्राय ये है कि जो चीज़ें इसमें लिखित नहीं है लेकिन वह चीज़ें अंतर्निहित है कि इस प्रकार हम हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता। जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसके अंतर्गत बात कही गई है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कही गई है। जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कही गई है, शुद्ध हवा या शुद्ध जल की बात कही गई है। हमें शुद्ध जल व शुद्ध से वंचित नहीं कर सकती है सरकार, और विदेश भ्रमण कर सकते हैं हम, हमें अधिकार है पूर्ण रूप से। और नींद लेने का भी अधिकार है, यानी कि हमें पूर्ण रूप से नींद लेने का भी ये अधिकार इसके अंतर्गत निहित है प्राण एक दैवी स्वतंत्रता के अंतर्गत। संतारा जो कि जैन धर्म के अंतर्गत जो है वो भी एक 21 का तहत एक प्रकार से मूल अधिकार हैं। पढ़ा लिखा शिक्षा अधिकार, शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। निवास आश्रय करने सबका एक इसके अंतर्गत अधिकार है। हमें खाद्य सुरक्षा यानी निःशुल्क खाद्य सुरक्षा का भी अधिकार है। निजता का, यानी कि हमारी निजता का भी हनन नहीं हो, यह भी एक रूप से जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है। एकांत में निवास करने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत दी गई है। ये सभी अंतर्निहित माने गए। इसके अंतर्गत सर्वाधिक अंतर्निहित चीज़ें, यानी कि कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे अधिकार का मूल अधिकार का हनन होता है तो 21 के तहत इसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि संतारा के तहत जब एक प्रकार से ये घटना हुई थी संतारा की, कि इसके तहत संतारा लेने के बाद में जो मनुष्य जो या कि जो जैन संत होते थे वह संतारा के माध्यम से अपने प्राण को त्यागते थे। तो इसी प्रकार इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो इसी के तहत इसी अनुच्छेद के तहत इसे वैध ठहराया, क्योंकि यह एक प्रकार का जो है वह मूल अधिकार के अंतर्गत निहित है। तो इसी प्रकार इसको वैध माना गया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं कि 1989 में एक बाध्यकारी करते हुए यह भी है कि जैसे इसी के अंतर्गत एक निजी चिकित्सक का कोई एक अगर अपन देखते हैं कि कोई भी घायल होता है तो उसको जो चिकित्सक जल्दी उसको सही नहीं करता है, बोलता है कि आप एफआईआर दर्ज कराओ, ये कराओ, फिर उसके बाद में। लेकिन इसी एक प्रबंधन कटारावाद आया था 1989 के तहत। चिकित्सक को भी अधिकार है कि वह सबसे पहले मनुष्य की जान बचाए। तो वह घायल की जो सूचना पुलिस को तो ऐसा जो चिकित्सक कहता है, लेकिन सबसे पहले किस जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत चिकित्सक का प्रमुख ये करते हुए है कि वह बिना पुलिस कार्रवाई किए ही इलाज करने हेतु बाध्यकारी है इस परमानंद कटारावाद के तहत। और देखते इसके खिलाफ 21A जोड़ा गया। देखिए अब इसी प्रकार जो है 21A भी जो है वह 86 संशोधन 21A अगला पड़ता है 21A, जो कि 46वें संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया इसके अंतर्गत। देखिए ये यहाँ हम देखते हैं कि ये संतारा जो है, संतारा या जो भी है ये इसके अंतर्गत लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के कारण स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21A के विरुद्ध तो बताया गया है, लेकिन ये वापस जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई उसके कारण ये यानी कि स्वतंत्र है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 में सर्वाधिक मूल अधिकार निहित है। जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत है, एकांत में
निवास करने का अधिकार है, निजता प्राइवेसी का अधिकार है, शुद्ध जल है, शुद्ध वायु का अधिकार, पर्यावरण की शुद्धता का अधिकार है, नींद लेने का अधिकार है, विदेशी भ्रमण करने का अधिकार है। तो ये सारे जब आ जाते हैं तो 21 अनुच्छेद 21 ही होगा हमारा। तो इसको आप याद रखिए। अब 21 अनुच्छेद 21A के तहत सरकारी एवं निजी अस्पताल के डॉक्टरों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह घायल व्यक्ति को बिना पुलिस कार्रवाई का इंतजार किए उसका इलाज करे। ये प्रमाणन कट्टरवाद में कहा गया है। अब देखते हैं कि 21 अनुच्छेद 21A 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो कि एनडीए गवर्नमेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये संशोधन किया गया था, के सरकार में संशोधन किया गया था। और इसी के तहत 0 से लगाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया। यानी कि जो मूल अधिकार, जो 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार, निःशुल्क का मूल अधिकार कहाँ दिया गया? तो 21A अनुच्छेद के तहत दिया गया। इसी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। देखिए, ये इस प्रकार जो आरटीई का शिक्षा का कानून लागू हुआ और इस प्रकार इस एक्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2011 बनाया, जो 1 अप्रैल 2000 से लागू है। इस प्रकार जो है अन्य राज्यों की सरकार भी अपने अपने स्तर पर जो है आरटीई 2009 के तहत अन्य अपने जो हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने संसाधन को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किया होगा एक्ट के अंतर्गत। तो अब देखते हैं इसी प्रकार अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो 22A है उसके अंतर्गत कुछ दशाओं में, यानी कि बंदी, हम अब यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या कहा गया है। जैसे 22A के अंतर्गत कहा गया है कि 22A में मजिस्ट्रेट बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी बनाए जाने के कारण यथाशीघ्र बताने होंगे तथा उसे अपने वकील से परामर्श किया करने का अधिकार होगा। कहने का अर्थ है कि 22(1) अनुच्छेद ये कहता है कि 22(1) अनुच्छेद ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो और गिरफ्तार करने के बाद बंदी बना, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लेते हो तो यानी कि वो बंदी हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस कारण आपको व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके आपको यथाशीघ्र कारण बताने होंगे और आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना होगा। ये राइट्स दिए गए हैं 22(1) के तहत। बंदी बनाए गए व्यक्ति को आपने क्यों कारण बंदी बनाया, इसके यथाशीघ्र आपको कारण बताने होंगे और अपने वकील से परामर्श ले जाने का अधिकार होगा और बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी वकील करने का अधिकार होगा, ताकि उसका वकील उसका कारण बताएगा कि इस कारण उसको बंदी बनाया गया है। तो ये 22(2) के अंतर्गत देखते हैं। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है, उसके बाद ही उसे आगामी न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। अब देखिए, ये तो है कि वकील परामर्श करने का अधिकार होगा, लेकिन बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील 1 के तहत वकील करने का अधिकार होगा, वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा ताकि वह केस लड़ सके उसका। और दूसरे जो 22(2) के अंतर्गत ये कहा गया कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब 22(3) के अंतर्गत हम बात करते हैं तो देखिए, 24 घंटे के भीतर रास्ते का समय शामिल नहीं होता कि अगर आप मजिस्ट्रेट के समय अगर कहीं जैसे कहीं जेल अगर और मजिस्ट्रेट अगर दूर दूर हैं तो अपन जो देखते हैं कि टाइम इंक्लूड नहीं होता है उसके अंतर्गत। अब 22(3) के अंतर्गत बात करते हैं तो विदेशी शत्रुओं या आतंकियों तथा निवारक निरोध कानून। देखिए, निवारक निरोध कानून यानी कि नजरबंद के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। देखिए, यहाँ इसका अभिप्राय ये है कि अगर मान लो हमें कोई भी विदेशी हैं और वो आतंकवादी है तो उसको अगर बंदी बना लिया है, क्योंकि वो तो हमारे देश के लिए खतरा है वैसे भी, तो इस प्रकार के विदेशों के लिए 21(1) और 21(2) लागू नहीं होगा। वह कोई भी वकील नहीं कर सकता है या उसको मजिस्ट्रेट के समान पेश नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कहा गया है 22(3) के अंतर्गत, क्योंकि वह हमारी जो दृष्टि में वह एक आतंकवादी होगा और उसको ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक आतंकवादी होगा। जैसे अब देखते हैं कि अपन 22(4) के अंतर्गत है निवारक निरोध कानून। जैसे 22(4) की बात करते हैं तो इसमें निवारक निरोध कानूनों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं बल्कि संभावित अपराध करने की रोकने की एक व्यवस्था है। यानी कि सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति से या इस जो बंदी बनाए गए व्यक्ति से अगर हमें अगर किसी कानून या किसी संभावित अपराध करने की शंका होती है तो उसको बंदी बनाए रख सकता है निवारक निरोध कानून के तहत। जैसे कि 1970 के अंतर्गत नजरबंद किए गए थे मुंबा मुफ्ती और जो अब्दुल्ला फारूक
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कानूनों के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसके तहत निवारक निरोध कानून के तहत अब देखते हैं कि हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह 24 अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत कहा गया है। 23 और 24 के अंतर्गत कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखते हैं कि 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मनुष्य क्रय विक्रय एवं बेगार पर प्रतिबंध, यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध, चौथान कर यानी कि महिला क्रय विक्रय पर रोक, ये ऐसा कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 24 से 24 के अंतर्गत आता है। जैसे अब शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मनुष्य के क्रय विक्रय पर बेगार प्रतिबंध, यानी कि काम के बदले पैसा नहीं देना, बंधुआ मजदूरी, हाली सागड़ी प्रथा, सभी इसको कहते हैं अपन। बेगार प्रथा यानी कि काम के बदले पैसा नहीं देना, किसी व्यक्ति को काम करवा लेना उसके पैसा नहीं देना, इसको हम बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं और सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। और यानी कि एक प्रकार से जो दास प्रथा पर, इसी के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अनुच्छेद के तहत दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी या हाली मजदूरी या सागड़ी प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया है, अर्थात प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि कुल मिला के जो जो 23 के अंतर्गत है वह जो हमें पुराने समय में उसको बिना पैसे के काम करवाया जाता था उस पर अब जो है प्रतिबंध लग गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और मनुष्य के क्रय विक्रय में बेगार प्रतिबंध लगा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 की अगर बात करते हैं तो बाल श्रम का निषेध से अभिप्राय है कि आप किसी भी बालक को बिना श्रम नहीं, खतरनाक या ऐसे जोखिम भरे व्यवसाय के अंतर्गत, कारखानों के अंतर्गत काम नहीं करवा सकते हो। 14 वर्ष से छोटे बच्चे को किसी भी परिस्थिति में खतरनाक या जोखिम कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह एक निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी स्वतः चलायमान या परगणित अनुच्छेद है। देखिए यहाँ पर खतरनाक एवं जोखिम लिख रखा है। इसी कारण हम देखते हैं कि होटलों में और जो अन्य जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं संस्थानों में जो है छोटे 14 वर्ष से भी छोटे बच्चों को कहीं न कहीं काम करवाया जाता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण लगता है कि जो खतरनाक और जोखिम भरे कार्य दे रखे, इसी कारण उनको वहाँ काम कराया जाता है, लेकिन वह भी एक प्रकार से अन्याय है। कुल मिला के 14 वर्ष से छोटे बच्चों को जो है वह काम नहीं करवाना चाहिए, उनको एक शिक्षा का मौका जरूर देना चाहिए आगे। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बीच दिया गया है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। 25, 26, 27, 28 यानी कुल 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम देखते हैं एक बार कि प्रत्येक व्यक्ति 3 अधीन, यानी कि 3 स्वतंत्रताओं के अधीन रहते हुए, कौन कि 3 बाध्यकारी तत्वों के अधीन रहते हुए, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने, उसके अनुसार आचरण करने, उसमें विश्वास रखने और अंतर करने के लिए स्वतंत्र होगा। कुल मिला के ये दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये कहा गया है कि व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, यानी कि इनके अधीन रहते हुए अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने, उसके अनुसार आचरण करने और उसमें विश्वास बनाए रखने, तो अंतःकरण करने की के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की छूट है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म परिवर्तन का इसमें कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी कि किसी के प्रलोभन या दबाव के कारण अगर आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो, ये ऐसा इसके अंतर्गत नहीं है। तो देखिए जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करके इसी के कारण इसी अनुच्छेद के तहत उनको एक राइट्स दिया गया है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में विस्तार से पढ़ते हैं कि देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार आचरण करने के लिए तथा उसमें विश्वास बनाए रखने तथा अंतरकरण करने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि लेकिन कब स्वतंत्र होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वह लोक व्यवस्था को बनाए बिगाड़ दे, उसको सदाचार का पालन नहीं करे, स्वास्थ्य का पालन नहीं करे, तो इसके अधीन रहते हुए उनको अपने धर्म को अपनाने की, उसका प्रचार प्रसार करने की और उसके अनुसार आचरण करने की तथा उसमें विश्वास तथा अंतरकरण करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस आधार पर उनको छूट दी गई है। इस अनुच्छेद में धर्म परिवर्तन करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु प्रलोभन या दबाव में अगर धर्म परिवर्तन कराना या करवाया जाता है प्रतिबंध है।
हम देखते हैं कि इसी अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करके चलना इनके धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। कहने का अर्थ है जो सिख होते हैं, जो वह कटार जो साथ में लेकर चलते हैं, वह इसी धर्म के अनुसार उनको स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की छूट प्रदान की गई है। इसी अनुच्छेद के तहत हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी। हिंदू के अंतर्गत जैन, बौद्ध धर्म, सिख सभी आते थे। तो इसी के कारण इसी अनुच्छेद के कारण जो हिंदुओं की जो धार्मिक संस्था होती है, मंदिर, मस्जिद, ये सभी इसी के तहत सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25-26 में कुल 9 स्वतंत्रताएं दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें तो 26 प्रत्येक व्यक्ति को 4 स्वतंत्रता प्राप्त है, 4 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। 3 स्वतंत्रता देखिए 25 के अंतर्गत दी गई, जबकि इसके अंतर्गत वो वापस वही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। धार्मिक संस्था की स्थापना करने में तथा उसका प्रबंध करने में तथा उसके चल अचल संपत्ति प्राप्त करने में तथा उस संपत्ति पर समुचित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कहने का अर्थ है कि 26 के अंतर्गत अपनी धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कई धार्मिक संगठन बने हुए होते हैं, कोई धार्मिक संस्था होती है, अपनी सोसाइटी बना सकता है, तो इसी के तहत धार्मिक संस्था बनाई जाती हैं और उसका प्रबंध कर सकता है। उसको चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का इसके तहत अधिकार है। उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रत्येक व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने तथा उसका प्रबंध करने, उसे चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का समुचित उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने हेतु कर नहीं लगा जा सकता है, यानी बाध्य नहीं कर सकता है कि जैसे अभी फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर बना था, उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई गजट जारी कर दे कि आदेश पारित कर नहीं कर सकता है कि आप उसके लिए पैसा दीजिए या उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने हेतु कर नहीं लगा सकता है, कि कोई भी कर नहीं लगा सकता है किसी मंदिर मस्जिद या किसी से कर भी नहीं ले सकता है कि आप हमें कर दीजिए तो हम धर्म को बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया है कि राज्य की शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी कि कोई भी जो राज्य की शिक्षण संस्थान होगी उसमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया है। परंतु यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी विधि के अधीन परंतु यदि किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किसी विधि के अधीन की गई है जिसके अनुसार धर्म विशेष की शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि मदरसा हुआ, जैन गुरुकुल हुआ। तो इस प्रकार इनमें हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। इसके तहत अनुच्छेद 28 के तहत अब हम देखते हैं कि 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह मूल अधिकार नागरिकों को अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है। 19 से 30 तक जो है वह अल्पसंख्यकों को वर्ग को प्राप्त है ये राइट्स। इसके तहत देखिए अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को जीवित रख सकते हैं। राज्य शिक्षण संस्थानों के प्रवेश के संबंध में धर्म, जाति, मूल वंश व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी कि अल्पसंख्यकों को ये अधिकार हैं कि वह उनकी भाषा एवं संस्कृति, उनको लिपि को जीवित रख सकते हैं। तो इसी अनुच्छेद 29 के तहत जो है जो अल्पसंख्यक वर्ग अपने मदरसा या जैन गुरुकुल या सिख में बौद्ध धर्म अपने संस्थानों की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये इन पर देखिए राज्य शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने के संबंध में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह धर्म, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान है। तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। हम देखते हैं कि अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। ठीक है, इसके तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये सारी की सारी जो रीट है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की जो रीट जारी कर सकता है इसके तहत। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने
इस संविधान को संविधान से निकाल दिया जाए तो पूरा संविधान शून्य घोषित हो सकता है, ऐसा जो है भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद के बारे में कहा गया है। और इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल संविधान की इस संविधान की आत्मा भी कहा इस अनुच्छेद को। देखिए, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 256 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वह रीट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 को विस्तार से पढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह उसकी रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट भी जो रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 262 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय विविध अधिकारों की के संबंध में अंतरिम राहत प्रदान करें तो इंजंक्शन नामक रीट भी जारी कर सकता है। यानी कि यहाँ जो हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक अधिकार है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 ही रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह इंजंक्शन नामक रीट भी जारी कर सकता है। इसके तहत हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है रीट के मामले में अधिक है, और हाई कोर्ट 226 के तहत अपनी रीट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। हम देखते हैं कि जो रीट होती है क्या होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है। यह मूल अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में जारी की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ रीट है। देखिए, यह जब आप कोई भी पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो वो उसमें जो है परिवादी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर कर सकता है, और हाईकोर्ट उसको आदेश दे सकती है किसी भी पुलिस को या किसी विभाग को कि आप जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया गया उसको तुरंत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में जारी करने वाली सर्वश्रेष्ठ रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में जारी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, यह सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में जारी की जा सकती हैं। हम देखते हैं कि परमादेश एक अलग होती है। परमादेश यानी कि जब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य का आदेश देने हेतु जो सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले आदेश जारी करने हेतु जो परमादेश यानी कि ये इस प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अब आता है प्रतिषेध रीट है जो यह प्रतिषेध रीट और परमादेश रीट जो है वह सरकारी तथा न्यायालय दोनों क्षेत्रों में जारी की जा सकती है। यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम कर रहा हो तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक सकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उसको प्रतिषेध रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं उत्प्रेक्षण रीट होती है जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। यह केवल न्यायालयिक क्षेत्र के अंतर्गत ही जारी होती हैं उत्प्रेक्षण रीट। अब देखते हैं कि अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा होता है कि जो रीट होती है वह गवर्नमेंट और न्यायालय दोनों क्षेत्र में जारी की जा सकती है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी में उसकी नियुक्ति का आधार बनाना, जैसे गलत डॉक्यूमेंट के तहत कोई गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है उसको अधिकार परीक्षा के तहत रीट जारी होती है, और न्यायिक तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होती हैं। अब भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है तथा यह भी इस अनुच्छेद को संविधान से निकाल दिया जाए तो संपूर्ण संविधान शून्य घोषित हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद 32 के तहत भीमराव अम्बेडकर ने कहा गया। देखिए साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है, और इस किस संविधान को संविधान से निकाल दिया जाए तो संपूर्ण संविधान शून्य घोषित हो सकता है, तो अनुच्छेद 32, क्योंकि यह मूल अधिकारों के तहत हमें बहुत पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत संरक्षण करने हेतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसी के तहत जो 5 रीट जारी करती हैं। हम देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार है जो 30 के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार जैसे अनुच्छेद 31 संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 31A व 31 भी जोड़ा गया तथा इसमें इन विधियों के संबंध में प्रावधान है जिसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। देखिए, कुल मिला के जो अनुच्छेद 31 है उसको हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो हमें इतना ही पढ़ना है कि इस अनुच्छेद को केवल हटा दिया गया है और 300A में
लगा दिया गया है, कानून अधिकार बना दिया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 33 सैन्य एवं अर्धसैनिक या आम क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर संसद द्वारा विधि बनाकर प्रतिबंध लगाना। यानी कि जो सैनिक और अर्धसैनिक है उनके तहत मूल अधिकारों पर संसद चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है और उनके तहत जो है जो अधिकारों के अंतर्गत विधि बनाकर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कोई भी कानून बना सकती है इनके मूल अधिकारों पर। सैन्य तथा अर्धसैन्य तथा आम क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर संसद कुल मिला के जो अधिकार के तहत जो नियम कानून भी बना सकती है संसद। और देखते हैं कि अनुच्छेद 34 सैन्य विधि के प्रवर्तक व नुकसान की भरपाई हेतु संसद द्वारा विधि बनाना। यानी कि जो 33 के तहत जो भी संसद द्वारा कानून बनाया गया है तो उसके तहत उसकी भरपाई करने हेतु संसद यहाँ कुछ कानून बना सकती है सैन्य हित को ध्यान में रखते हुए सैन्य विधि के तहत और अनुच्छेद 34 के तहत। और देखते हैं अनुच्छेद 35 अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के संबंध में विधि निर्माण संसद कर सकती है, विधानमंडल नहीं। देखिए मूल अधिकारों के संबंध में अगर संशोधन करना है, संशोधन तो हम बहुत ही कम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कोई अगर और भी कानून बनाना है या विधि निर्माण करना है तो सिर्फ संसद को इसका राइट से, यहाँ की विधानमंडल को नहीं, यानी राज्यों की विधानमंडल को ये पावर नहीं दी गई है, केवल संसद को यह अधिकार दिया गया है। हम देखते हैं कि मूल अधिकार की रक्षा कौन करती है तो न्यायालय करती है। मूल अधिकार को लागू कौन करती है तो न्यायालय लागू करती है। मूल अधिकार को परिवर्तन यानी चेंज करती है तो न्यायालय कर सकती है। और मूल अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। और मूल अधिकार का निलंबन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है कि इमरजेंसी के अंतर्गत। तो साथियों आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको साथियों चैनल पे अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ अपडेट करना हो या आपको जो भी है हमें आपका मार्गदर्शन जरूर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।